अगर मैं आपको इमेजिन करने कहूँ कि सोचिए मंदाकिनी नदी कैसी दिखती होगी, तो आप कुछ ऐसा इमेजिन करेंगे, पहाड़ों के बीच से नदी जाती है तो कुछ ऐसा ही उसका सिस्टम होगा। जब हम केदारनाथ टेम्पल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ एक ऐसी तस्वीर उभर के आती है, एक प्रिस्टीन हिमालय के एनवायरनमेंट में एक मंदिर है और कुछ ऐसा इलाका जहाँ शांति है और पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन रिसेंटली हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें उभर के सामने आ रही हैं जहाँ पर लोगों ने टेंट हाउस गाड़े हुए हैं और इस साल तो 3 मिलियन से ज़्यादा लोग अभी तक जा चुके हैं पर्यटक चारधाम यात्रा पर। तो 30 लाख से ऊपर लोग ऑलरेडी अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं और शायद करोड़ों पार कर जाएंगे इस साल वो। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि आप देख रहे हैं ये है वो इलाका, वो नदी जहाँ से गुजरती है वो, उसके आसपास का ये है एक पार्किंग लॉट केदारनाथ के पास। मंदाकिनी नदी के किनारे इतनी गाड़ियाँ पार्क्ड हैं। तो इमेजिन करिए उस नदी के इकोसिस्टम का क्या होगा, उस नदी का पॉल्यूशन लेवल कितना बढ़ जाएगा, जो होने को तो प्रिस्टीन होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन अभी स्थिति में है। और पहाड़ों के किनारे आपको इस तरह यहाँ पे कचरे के ढेर मिल रहे हैं, जो दिखाता है कि किस तरह से जो माउंटेनियस इकोसिस्टम है उसको तबाह किया जा रहा है इंसानों के द्वारा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे इन चीज़ों के बारे में कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, टूरिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो वेलकम टू ओनली आईएएस एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये टॉपिक जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कई तरह से। एक तो मेंस में इसके आंसर्स पूछे जा सकते हैं, ऐसे में ऐसे टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे ये समझने की कि टूरिज्म के हिसाब से या फिर एक इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए जो मेहनत लगती है उसको हम टूरिज्म के द्वारा बढ़ावा तो देते हैं कि भाई चलो इकोनॉमी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, पर उसके साथ जो पोल्यूशन का इम्पैक्ट होता है कैसे उसको जज किया जाए। तो कैसे बैलेंस बनाया जाए डेवलपमेंट और इकोसिस्टम बैलेंस के बीच में, क्या स्टेप्स गवर्नमेंट उठा रही है, क्यों ये सब हो रहा है और क्या एक बेसिक तरीका होना चाहिए इसको एडजस्ट करने के लिए। तो ये आपके लिए भी पॉइंटर्स, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि नहीं हम इस तरह बैलेंस कर सकते हैं। ये कोशिश है हमारी कि आप अपनी सोच को डेवलप करो कि भाई ऐसा टॉपिक अगर आए कि आपको डेवलपमेंट और सेफ्टी ऑफ इकोसिस्टम या जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है कहीं की, हिमालयस की बात होगी या पहाड़ी इलाकों की बात होगी, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं। अगर आपको कोई आइडियाज़ आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि चलिए ये एरियाज़ हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो एक ब्रॉड डिस्कशन तो नहीं पर एक ब्रीफ डिस्कशन है, हम कोशिश करेंगे समझने की इन चीज़ों को। तो जब भी आप किसी इकोसिस्टम के बारे में सोचते हैं जो पहाड़ी इलाका आपको दिखता है हाँ ऐसा कुछ होगा जहाँ का वातावरण काफ़ी शुद्ध होगा और पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा, पर यहाँ जो लोग रह रहे हैं, कुछ घर दिख रहे हैं आपको, भाई इनको कुछ सेवाएं भी तो चाहिए ना, उनको जो सर्विसेज चाहिए, उनको जो अपना जीवन यापन करना है, उनके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है जो रियलिटी है। उसकी पूर्ति के लिए यहाँ मैक्सिमम कहाँ से पैसा आता है, वो आता है टूरिज्म इंडस्ट्री से। टूरिज्म इंडस्ट्री में लोग शिफ्ट करेंगे, पहाड़ों की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, लेकिन जब भी वो शहरों से पहाड़ों की तरफ जाते हैं वो अपने साथ प्लास्टिक कचरा लेके जाते हैं और वहाँ उसको स्टोर कर देते हैं, फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम जिसने वहाँ कभी कुछ चीज़ों को देखा ही नहीं होता वो वहाँ पहुँच जाती है। और इतना ज़्यादा वर्कलोड, इतना ज़्यादा लोगों का, पीपल्स ट्रैफिक की आदत नहीं होती पहाड़ी इलाकों को, उस इकोसिस्टम को, इसलिए वहाँ देख रहे हैं हम ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। क्लाइमेट चेंज में इसका भी एक रोल है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग जाएंगे तो ज़्यादा गाड़ियाँ जाएंगी, ज़्यादा पॉल्यूशन फैलेगा। अब अगर किसी पार्किंग लॉट में जो केदारनाथ के पास है इतनी गाड़ियाँ एट वन पॉइंट खड़ी हैं तो साल भर कितनी गाड़ियाँ जाती होंगी। जब तक वो चारधाम यात्रा खुली रहेगी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में गाड़ियाँ जाएंगी, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर क्या फैलेगा, उसके धुएं के साथ पॉल्यूशन फैलेगा। जिस जगह पे पहले कार पहुंचना मुश्किल थी वहाँ पर अब बहुत सी कारें पहुंच रही हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, चारधाम रोड एक्सटेंशन प्रोग्राम, चारधाम हाईवे का एक्सटेंशन किया जा रहा है। 10 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी ताकि चारों धाम कनेक्ट किए जा सकें, ताकि जो पिलग्रिम है वो चारों धाम की यात्रा कर पाएँ और उस इलाके की जो इकॉनमी है वो भी ग्रो कर पाए, टूरिज्म बढ़े, ताकि वहाँ और ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाए। पर जब वो सड़कें चौड़ी होंगी तो उनके साथ जो वो एक्सेसिबिलिटी है उस इलाके की बढ़ जाती है, उसके साथ गाड़ियों का फ्लो बढ़ता है, उतनी ही ज़्यादा प्रदूषण फैलता है वहाँ। तो क्या तरीका होना चाहिए, कैसे इसे कंट्रोल किया जाए? आप रिसेंटली पढ़ेंगे कि भाई हाल ही में जो पिलग्रिम्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स बढ़ रहे हैं, ग्लेशियल आउटबर्स्ट बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे इंसानों का जाना वहाँ बढ़ा है उसी प्रकार से वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने बढ़े हैं। और रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि गवर्नमेंट का प्लान है कि किस तरह और ज़्यादा एक्सटेंसिवली बढ़ाया जाए एक्सेसिबिलिटी को, जो भी ऐसे एरियाज़ हैं जैसे यमुनोत्री तक अगर कोई जाना चाहे तो वो जा पाए। लेकिन इसके खिलाफ कई सारे लोगों ने, कई कमिटीज़ ने ऑब्जेक्शंस रेज किए। जैसे हम वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ते हैं, वेस्टर्न घाट एक बहुत ही प्रिस्टीन इकोलॉजी है जहाँ बहुत बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन वहाँ भी खनन, माइनिंग वगैरह हो रही है। तो इसको लेकर 2 कमिटीज़, प्राइमरली गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी बैठी थी, जिन्होंने अपने
ऑब्जर्वेशंस दिए थे। तो वहाँ भी हम सेम चीज़ देख रहे हैं कि बैलेंस कैसे बनाया जाए डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में। तो आपको क्या लगता है क्या स्टेप होना चाहिए? क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है यहाँ और इसका क्या नतीजा हमें देखने को मिल रहा है? सीधा नतीजा आप जो देख रहे हैं वो है ग्लेशियल आउटबर्स्ट बढ़ रहे हैं। आप हर दूसरे दिन सुनते हैं एक लैंडस्लाइड हो गई उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं, लेट्स से ये पहाड़ के आसपास ऐसे रोड बन के जाते हैं, रोडों को चौड़ा करना, उनको एक्सपेंड करना, उसके लिए ज़मीन को खोदना, पहाड़ों को खोद के क्लियर किया जाता है। तो वो डिगिंग जो होती है उससे वहाँ पे स्लोप बन जाती है, स्लिपरी स्लोप, जिससे ईजिली भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड हो सकता है। 750 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ के आसपास जो ग्लेशियर्स हैं ना, उनसे जो नदियों से उनसे जो पानी निकलता है नदियों में जाता है, उन पर डिपेंडेंट है। चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, जो पानी है वो ग्लेशियर से पिघल के ही तो जाता है। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जब वहाँ पे लोगों का आना जाना बढ़ता है, तो अपने साथ पॉल्यूटिंग चीज़ें लेके आते हैं। साथ में ब्लैक कार्बन की बढ़ोतरी हो रही है इस पूरे रीजन में। ब्लैक कार्बन जाकर ग्लेशियर्स के ऊपर बैठ जाता है, जिससे वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते और ईजिली पिघल जाते हैं। इससे ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो नदियों में पानी बढ़ता जा रहा है। इससे बाढ़ की स्थिति कभी हमें देखने को मिलती है असम में, कभी उत्तराखंड में हमें बाढ़ देखने को मिलती है, कभी हिमाचल में बाढ़ देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। तो जो हम स्टेप उठा रहे हैं वो एक अच्छा स्टेप ज़रूर है, पर चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। तो उपाय क्या है भाई? उपाय कुछ ऐसा है कि हम सब कुछ बंद कर दें क्या? रोड बनाना बंद कर दें, एक्सेसिबिलिटी बंद कर दें, टूरिज्म को बैन कर दें? ऐसा तो नहीं हो सकता। ग्रोथ तो चाहिए, सड़कें तो वहाँ लोगों को चाहिए, लोग रह रहे हैं और वहाँ की डेवलपमेंट भी आवश्यकता है। लेकिन ज़रूरत है हमें एक सस्टेनेबल वे ढूंढने की, सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज़ बनाने की, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो और लोगों के लिए मौके भी हों, पर वो बिना प्रकृति को हार्म किए हुए हो पाए। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले रोकें डिग्रेडेशन ऑफ फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम्स। तो जो माउंटेन इकोसिस्टम्स हैं उसमें जो रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, एक तो वहाँ माइनिंग को हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। जो इकोलॉजी जो जियोलॉजिकली हैज़र्डस इलाके हैं वहाँ पर माइनिंग की परमिट नहीं मिलने चाहिए। जहाँ पर वो इलाके हैं जहाँ पर गवर्नमेंट चाहे तो पीपल फ्रेंडली टूरिज़्म को बढ़ावा दे। इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पर यहाँ जब ये सब कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं जंगल खराब हो रहे हैं, पर्वत खराब हो रहे हैं, लोगों की जान आफत हो रही है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ को जो खतरा है, वहाँ पे आग लग जाती है और नॉर्मल हैबिटेट लॉस एनिमल्स का हो रहा है जो वहाँ रहते हैं। स्नो कवर घट रहा है, परमाफ्रॉस्ट पे फर्क आ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो इसकी वजह से सिर्फ उन इलाकों में नहीं, बाकी कई सारे इलाकों में एक बहुत ही आपदा की स्थिति बनी हुई है। इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए उपाय ये है कि भाई हम चीज़ों को बैलेंस करें। पर एक एग्जांपल पहले देखते हैं कि जैसे 21st सेंचुरी में हिमालय और के जो आसपास जो ग्लेशियर्स हैं वो पहले के मुकाबले दुगनी तेज़ी से पिघल रहे हैं। दुगनी तेज़ी से पिघलेंगे तो अपने साथ और ज़्यादा वॉल्यूम वाटर आएगा, लेकिन वो बाढ़ लाएगा। और जब ज़रूरत होगी गर्मी के टाइम में, हर साल हमें आवश्यकता होती है पानी की, एक बार ग्लेशियर पिघल गया तो फिर तो पानी का स्कोप नहीं है ना। होता ये था कि गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघलते थे, सर्दियों में बर्फ़ गिरती तो ग्लेशियर्स थोड़े से और स्ट्रॉन्ग हो जाते थे और उनकी ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस नहीं होता था। अब ज़्यादा से ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उसके बाद उन्हें रिकवर करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो बाद में जो हम नदियों का पानी जो साल भर चलती है, पेरिनियल रिवर है, जैसे गंगा, जैसे यमुना, इनमें अब यमुना तो नहीं, गंगा की प्राइमरीली बात कर ले तो, या और जो भी नदियाँ पहाड़ी इलाकों से निकलती हैं, उनके पास पानी का सप्लाई कम हो जाएगा। ये देखिए एरोसॉल एब्जॉर्प्शन का रेट यहाँ दिखाया गया है, किस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एयर से वो जाकर जमा हो जाते हैं ग्लेशियर्स के ऊपर और उससे वो सनलाइट को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। नॉर्मली वाइट आइस शीट्स ग्लेशियर्स जो होते हैं वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस, लेकिन इनकी जमा होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे ग्लेशियर्स में तापमान बढ़ जाता है और वो पिघल जाते हैं। तो क्या स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, हमें पता है कि सबसे पहले हमें रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा कि अगर आपको हिमालय को बचाना है तो केवल एक देश नहीं बचा सकता। इंडिया को कोशिश करनी होगी जो भी हिमालयन कंट्रीज़ हैं, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, इंडिया हो, चाइना हो, कुछ हद तक पाकिस्तान हो, इन्हें कोऑर्डिनेट करना होगा कैसे हम इस इकोसिस्टम को बचाएं, वाइल्ड लाइफ को बचाएं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया भूटान या फिर इंडिया नेपाल के बीच में कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो इसके ऊपर काम कर रही हैं? क्या आपको कोई जानकारी है इसके बारे में? अगर नहीं पता तो आप ऐसे इस ऐसे को ढंग से आंसर नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं पर हमें उस फ्लो को रेगुलेट करना पड़ेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला था कई जगह कि हम लिमिट करें, एक दिन में 1000 लोग ही जा पाएँ, क्योंकि रोहतांग पास काफ़ी फेमस है टूरिज्म के लिए, वहाँ 1000 की लिमिट कर दी थी कि एक बार में इतने ही व्हीकल्स जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच रहे थे कि वहाँ ट्रैफिक जाम हुआ जा रहा था, दिन लग जा रहे थे लोगों को पास आउट करने में। दिल्ली से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पहुँची हुई थी। इसके अलावा भूटान जैसा एक काम करता है, भूटान की पूरी इकॉनमी ही टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, लेकिन उन्होंने एक फ़ीस सेट की हुई है कि भाई अगर आपको हमारे देश आना है तो वीज़ा पासपोर्ट के अलावा आपको एक और एडिशनल फ़ीस देनी पड़ेगी टूरिज्म वाली। वो पर डे 200 से लेके $250 तक चार्ज करते हैं अगर आप भूटान जाते हैं ट्रैवल करने तो। हालांकि इंडिया के लोगों के लिए वो कम है, 1200 रुपये ही है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए, बाहर देश के लोगों के लिए $200 से लेके $250 पर डे देने होते हैं, जो कि यूज़ होता है ताकि उनकी इकोलॉजी बच सके।
ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ हो रही हैं। इसके अलावा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो व्हीकल्स ले जा रहे हैं उनके यूज़ पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। जैसे ऑलरेडी कई जगहों पर मेन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों पे व्हीकल्स ले जाना, गाड़ियाँ ले जाना अलाउड नहीं है, और एंट्री फीस पर पर्सन के हिसाब से सेट होनी चाहिए, ना कि पर व्हीकल के हिसाब से, ताकि हम उसे भी कंट्रोल कर सकें। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि ये पता लग सके कि कोई ऐसे इलाकों में लोग ना जाएँ जो कि एक नो गो जोन हो। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सर्टिफिकेशन में, ताकि पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स वहाँ जाएँ, और जो भी लोग जा रहे हैं वो अपने साथ प्लास्टिक लेके ना जाएं। जैसे सिक्किम इज़ अ प्लास्टिक फ्री स्टेट, उसी प्रकार से उत्तराखंड, हिमाचल और जितने हिमालयन स्टेट है सबको प्लास्टिक फ्री बनाने की कोशिश की जा सकती है। नॉर्मल एक और चीज़ है, जो ऐसे इलाके हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब लोग पार्टियाँ करने जाते हैं, शादियाँ करते हैं, और वहाँ पर बहुत सारा लाउड स्पीकर और इन चीज़ों पर साउंड पोल्यूशन फैलाते हैं, जो कि वहाँ की इकोलॉजी के लिए काफ़ी खतरनाक है। वहाँ नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है गाड़ियों के थ्रू, लाउड स्पीकर्स के थ्रू। तो इसके लिए एक कंप्लीट बैन ऑन लाउड स्पीकर ऑन हाई रीजन्स भी रिक्वायर्ड है, कि भाई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं कि आप लाउड स्पीकर पहाड़ पर ले जाके बजाओ, वहाँ तो कोई ढेर सारे लोग रह नहीं रहे। सो उन पर एक ब्लैंकेट बैन भी लगाया जा सकता है ताकि ऐसी चीज़ें कंट्रोल हो पाएँ, वरना इन्हें सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी आई थी, जैसे नीति आयोग की सस्टेनेबल टूरिज्म ऑन इंडियन हिमालयस रीजन की एक रिपोर्ट आई थी। इसने भी कहा था कि हमें क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक जो इश्यूज़ हैं दोनों को सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। जो घटित हो रहा है वो तो हो ही रहा है, जो हमारी चीज़ें से कंट्रोल हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, जानवर लगातार इंसानों के संपर्क में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों ने जाके जंगलों में घर बना लिए। तो जो ऐसा इलाका है जहाँ वाइल्ड लाइफ कुछ ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों के घर किस तरह से बने, या लोगों को परमिट ना दिया जाए, या फिर उस इलाकों को फिर से डिमार्केट किया जाए। अगर वहाँ पर जानवर हैं तो लोगों को सिखाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए कैसे जानवरों को हैंडल किया जाए। क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है तो हम गाड़ियों की मूवमेंट कम करें, रोड का कंस्ट्रक्शन ऐसा करें कि जहाँ बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे रोड्स उतने चौड़े भी ना करें कि भाई वहाँ लैंडस्लाइड हो जाए। हमें फिजिबिलिटी स्टडी करनी चाहिए और नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी प्रेजेंटली जैसे उत्तराखंड में अराउंड 10% से ज़्यादा जीडीपी का शेयर आता है किससे? तो वो आता है टूरिज़्म से। तो अगर आप वहाँ टूरिज़्म बंद कर दोगे तो भाई लोगों का पेट कैसे चलेगा? लेकिन आपको ये भी पता है कि अराउंड 7.9% ग्रोथ होने वाली है इस रीजन में टूरिज़्म की हर साल, मास टूरिज़्म या रिलीजियस टूरिज़्म, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ रही है, लोग और मात्रा में आएंगे तो वहाँ की इकॉनमी ग्रो करेगी, पर वहाँ की इकोलॉजी को उतना ही बड़ा नुकसान होगा। तो इतने लोग ही जाने जा रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है एक इंक्लूसिव ग्रोथ की और इंक्लूसिव टूरिज़्म की, जहाँ लोकल कम्युनिटी की नीड्स को भी ध्यान में रखा जाए। अगर आप पानी की बॉटल लेके जाते हैं तो पानी की बॉटल को वहाँ पर उस इलाके में डिकम्पोज होने में कई साल लग जाते हैं। नॉर्मल टॉयलेट्स जो होते हैं ना, उनको भी डिकम्पोज होने में, जैसे लद्दाख लोग जाते हैं इतनी मात्रा में जाने लग गए कि लद्दाख की इकोलॉजी डिसबैलेंस होने लग गई। तो रिक्वायरमेंट है कि हम इनको कंट्रोल करें, ऐसा एक्शन ले कि सस्टेनेबल टूरिज्म वहाँ पर हो। इको टूरिज्म कहते हैं इसे, यानी जिसके तहत आप जाएंगे तो प्लास्टिक फ्री हो, कम और कुछ एडिशनल चार्जेस लगाए जाएँ, ताकि एक पॉइंट के बाद अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो वो रिक्वायरमेंट हो। हमें धर्मशाला का एग्जांपल है जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वेस्ट वॉरियर्स हुआ करते थे, तो ऐसा कुछ हम बाकी राज्यों में कर सकते हैं। सिक्किम ने इको टूरिज्म को प्रमोट किया, तो वैसा इको टूरिज्म बाकी इलाकों में फैल सकता है, यानी जिसमें हम ऐसे वेजिटेबल्स या ऐसी क्रॉप्स ग्रो करें जो कि ऑर्गेनिक हो या बिल्कुल प्लास्टिक फ्री रखें चीज़ों को। ये सारी चीज़ें हैं जो वहाँ की जा सकती हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 10% जीडीपी जो है उत्तराखंड का वो डिपेंड कर रहा है उससे ज़्यादा टूरिज्म के ऊपर, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म बढ़ रहा है, लेकिन उसी के साथ हम देख रहे हैं हर 2 सालों में वो बहुत सारा फॉरेस्ट खो रहे हैं। 268 स्क्वायर किलोमीटर उनका फॉरेस्ट कवर कम हुआ है पिछले 2 सालों में उत्तराखंड का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर होटल्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, तो जिस वजह से वहाँ टूरिज्म हो रहा है वही घटता जा रहा है। तो आप उसको ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर सकते। और इसके अलावा देखिए जो और समुद्री इलाके हैं वहाँ हमने 70 से लेकर 90% कोरल लीफ को खो दिया है। 1 मिलियन स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, ऐसा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ने 2020 में कहा है। एनिमल्स आर फेसिंग हैबिटेट लॉस। और जो मैंने आपको पहले बताया कि अब दुगनी स्पीड से जो बर्फ़ पिघल रही है, उसका एग्जाम्पल है कि पहले 1975 से लेकर 2000 तक 4 बिलियन टन ऑफ आइस हम हर साल खोते थे, पिघल जाती थी। अब जो है वो 8 बिलियन हर साल हो रही है पिछले 16 साल 17 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, इतना ज़्यादा वहाँ पर लोगों का इंटरफेरेंस बढ़ गया है। तो लोकल एयर पॉल्यूशन में एक मेजर रीजन है जिसे कंट्रोल करने के लिए व्हीकल का कंट्रोल, इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकना, उस रीजन में पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना, माइनिंग को कंट्रोल करना। ये कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। मैंने अभी तक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, जैसे अभी फॉसिल फॉयल का बर्निंग कम करना है, ऑयल गैस ड्रिलिंग कंट्रोल करनी है, डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल करना है, आइस ब्रेकिंग शिप्स को कंट्रोल करना है, एनर्जी कंजम्पशन को कम करना है, इसके ऊपर क्या पॉइंट्स आप सोच सकते हैं, या कुछ और आपके दिमाग में आ रहा है जो हम ऐड कर सकते हैं, ताकि हम इस जो आपदा आ रही है इसको बैलेंस कर पाए, क्योंकि ये बहुत दिन तक सस्टेनेबल नहीं है। तो ये था वीडियो जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप टॉपिक को थोड़ा समझें और पॉइंट बिल्डअप करें कि भाई क्या हो सकता है, कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग।